तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। बैक वेंचर्स चैनल के साथ जुड़ने के लिए एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ओके, तो जैसे कि आप थंबनेल में आपने पढ़ लिया ही होगा कि हम जो है अपनी बेसिक ज्योग्राफी है वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, क्योंकि ये गाइज बेसिक चीज़ें हैं, कभी कभी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख देती हैं हमारी ज़िंदगी में। हम बड़े बड़े समय के साथ बुक्स पढ़ते जाते हैं, लेकिन शायद उनको इतनी कैपेसिटी के साथ, इतनी समझता के साथ जो है उसको कैरी नहीं कर पाते, उस नॉलेज को कैरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा उसका जो पुराना बेसिक है वो शायद किसी वजह से जो है छूट चुका होता है। सो उसी को कवर करने के लिए गाइज आप सभी के साथ स्टार्ट की है बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी। गाइज जो ये हमारा जो ये बैच है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि आगे जाके आर्ट्स फील्ड में आने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्लस अच्छा होने वाला है। ठीक है, सभी एक ही देखो, नॉलेज का क्या है यार, नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि साइंस वाला ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला साइंस नहीं पढ़ सकता, एवरीथिंग। बट जो अगर इस फील्ड से रिलेटेड रखते हैं, जिनका जो बैकग्राउंड ही यही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ उन सभी को कि मतलब उनकी जो बेसिक्स हैं, उनके जो मेन पॉइंट है वो अच्छे होने चाहिए। मतलब इस सीरीज़ को देख के आप देख सकते हो कि उनके जो सभी बेसिक पॉइंट है वो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ना मैंने ये बुक्स गाइज 4-5 दिन में कंप्लीट की है, 10 चैप्टर से इसके। तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, देखो बेसिक पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है, बताए हुए उन्होंने अच्छे से। और दूसरी बात, चैप्टर भी छोटे छोटे हैं, उससे एक आपको एक मोटिवेशन भी मिलती रहेगी साथ में, और आपका जो है इंटरेस्ट भी बना रहेगा। ओके गाइज, तो आपको पता है ज़्यादा मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं वापस से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल में। और कहीं थोड़ी सी गलती हुई या फिर कहीं मुझे कुछ पता नहीं लगा तो कमेंट्स खुले हैं, ओबियसली आप भी अपना ज्ञान शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ पर सभी जो है डिस्कशन करने आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए। ओके, जो हमारा ये वाला कोर्स है फ्रॉम जीरो टू हीरो, जीरो टू कंसेप्ट लेवल होने वाला है। मैंने कहा बिल्कुल बेसिक से चलेंगे गाइज। ओके, बेसिक ऑफ ज्योग्राफी हमारा बिल्कुल न्यू कोर्स है। क्लास 7th की ज्योग्राफी गाइज, क्लास 7th की ज्योग्राफी से स्टार्ट किया हुआ है गाइज ये। ओके ओके, कोर्स ज़्यादा एडवांस भी जानना जरूरी नहीं है, तो कुछ बच्चे 5th से स्टार्ट करते हैं, बट 7th से नॉर्मल है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए यार एक स्टूडेंट को। ओके, और ये मैंने ओल्ड एन ली है गाइस, क्योंकि ओल्ड एन की बड़ी ज़्यादा डिमांड है, इसलिए ऑन डिमांड मैंने लाई है। ओके, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले ऑब्वियसली आज फर्स्ट डे है, तो आज फर्स्ट डे था, मैंने सोचा इंट्रोडक्शन में सिर्फ सिलेबस और वगैरह बता दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई स्टूडेंट नहीं, देखो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का, तो फ्रेंड्स का, तो इसी के साथ जो है आज का दिन जो पहला चैप्टर वो ख़त्म भी कर लेंगे गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जुड़े रहेंगे और आप सभी को भी पसंद आएगा ये काफ़ी ज़्यादा। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। देखिए, हर एक चीज़ के बारे में जब स्टार्टिंग बेसिक यहीं से ही होती है, अगर हमने देखा होगा। सेकंड है अर्थ इंटीरियर, नॉर्मली ये सबको पता ही है, ठीक है। क्रोनोलॉजी आ रही है, उसके बाद चेंजिंग फेस ऑफ अर्थ एंड एयर अराउंड अस। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट्स, फिर नेचुरल वेजिटेशन, फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन गाइस। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ इन डेजर्ट्स, ठीक है, लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, और लाइफ इन टेम्परेट एंड ग्रासलैंड गाइस। ठीक है, देखो 4, 3, 7 और 3, 10, ये हमारा 10 टॉपिक होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ हम सबको पसंद आएंगे। ओके, तो चलते हैं आज अपने टॉपिक को। और सबसे पहले आवर इन्वायरमेंट। सो गाइज, आ चुका हमारा टॉपिक। देखो, डेफिनेशन बहुत बेसिक लेवल की मैंने जैसे कि बताया हुआ पहले से बहुत अच्छी हैं, बेसिक लेवल की हैं, आप सभी नोट्स करते जाते, वैसे आपको पढ़ते साथ ही याद हो जाएंगे। ओके, तो इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, क्या कह रहा है। लिटरली मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग। देखो, जब हम बचपन में जब पढ़ते हैं ना 5वीं 6वीं में, या आप किसी बच्चे से पूछते, छोटे क्लास के बच्चे से पूछे, आप उसको पूछोगे इन्वायरमेंट क्या, तो वो बोलता है हमारा आसपास का एरिया। सो द बेसिक, अगर किसी को नहीं पता है तो बेसिक इज सराउंडिंग, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग चीज़, ठीक है, हमारे आसपास है, दैट इज़ इन्वायरमेंट। वो मैं चाहे आपके घर के आसपास के पेड़ पौधे हों, रोड हो, मकान हो, मोहल्ले हो, एवरीथिंग इज इन्वायरमेंट। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अ कम्युनिटी और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मैंने बताया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन्वायरमेंट इज द एयर, द वाटर, लैंड और इन विच पीपल, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, हमारे आसपास की हवा, पानी, जल, वायु, पहाड़, पत्थर, सभी इन्वायरमेंट ही आते हैं, इससे को इन्वायरमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, और अर्थ इज अ यूनिक प्लानट। हमारी जो अर्थ है एक यूनिक प्लानट है, एक सबसे अलग प्लानट है। क्यों क्यों बिकॉज इट प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर ऑल ऑफ हिम, इंक्लूडिंग द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। ना देखो, यहाँ पर एमसीक्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अर्थ इज कॉल्ड, विच प्लानट इज कॉल्ड नोन एज द लाइफ प्लानट, द ब्लू प्लानट, या फिर द यूनिक प्लानट ना। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो हमारा अर्थ है गाइस, हमारा अर्थ के पास क्या है, हमारे अर्थ के पास एक ऐसा एटमॉस्फेयर है अपना, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो यहाँ पर पॉसिबल है। उसके अलावा जो और प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में हमारे, क्या उनमें लाइफ पॉसिबल है, नहीं है। अभी मार्स में खोज हो रही है,
बट और किसी में जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है गाइस। बट अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड यूनिक प्लेनेट गाइस, समझे। गुड, आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बेसिक्स हैं, बेसिक जहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक होगा उसमें हम बिल्कुल नॉर्मल चलेंगे, ठीक है, पढ़ के कंसेप्ट समझ के ज़्यादा डिपेंड जाएंगे। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, ठीक है। सो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट में कौन कौन रह रहा है, कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है इन्वायरमेंट को, बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन, ठीक है। आज के समय पे ह्यूमन जो है वो ज़्यादा डोमिनेट हो चुका है। ओके, वाइल द नेचुरल रेफर्स टू द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ह्यूमन एनवायरमेंट रिवील द एक्टिविटीज क्रिएशन एंड द इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। नाउ यहाँ पर बताया हुआ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की दोनों कंपोनेंट्स जो हैं किस तरह से अपनी प्रेजेंस, किस तरह से अपना इन्फ्लुएंस शो करते हैं। जैसे कि एक जगह जब हम नेचुरल कंपोनेंट की बात करें तो उसमें आता है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे एबायोटिक हो गया, ठीक है, एक मिनट, एबायोटिक हो गया नॉन लिविंग और बायोटिक हो गया लिविंग, ठीक है। तो नेचुरल में हमारे ये दो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं इस अर्थ पे। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के में क्या आता है, देखो बायोटिक में बोथ एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग जिस चीज़ में जान है इज बायोटिक। बट ह्यूमन की अगर हम बात करें, जो ह्यूमन कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का, जिसमें कि उसकी एक्टिविटीज़ रिवील होती हैं, जिसमें उसकी इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन किसके बीच, ह्यूमन की एक्टिविटीज, ह्यूमन की इन्फ्लुएंस और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम ह्यूमन इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। जैसे कि एक जगह है, एक जंगल है, लाइट एक जंगल है, ठीक है, वहाँ पर जंगल है और वहाँ पर जब ह्यूमन कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देता है, डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट कर देता है, रोड बनाना स्टार्ट करता है, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करता है, तो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है किसी ना किसी तरह से, नेचुरल प्राकृतिक तौर पर उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं वो ह्यूमन की इन्वायरमेंट एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है वहाँ पर। ओके, द इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। बट इन्वायरमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म ऑल ओवर, ठीक है। जो इन्वायरमेंट होता है हर जगह एक जैसा नहीं होता, तभी तो बोलते हैं हम कि गांव की हवा बड़ी साफ़ होती है, शहर की ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। गांव में बेसिक फैसिलिटी भी नहीं होती है, शहर में बेसिक फैसिलिटी होती है। हर एक जगह का अपना अपना इन्वायरमेंट है, वेरी एक ही जैसा नहीं करता हर जगह पर, ठीक है। इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे कि अगर हम बात कर लो इंडिया में, तो मैनी वैरायटी ऑफ कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द डिफरेंट पार्ट, द माउंटेन इन्वायरमेंट इन द हिमालय आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट इन द। अच्छा देखो, अगर हम हिमालय एरिया की बात करें, अगर हम बात करें हिमालयन एरियाज की, अगर नॉर्थ की बात करें, ऐसे करके हमारा जम्मू कश्मीर आया और ये वो, और इसी कंपेरिजन में अगर हम यहाँ से ये वाली बात करें, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग गाइस गलत हो गया वह, चलो कोई ना, सो समझना। देखो अब ये वाला एरिया का टेम्परेचर, ये वाले एरिया की कंडीशन, ये वाले एरिया का इन्वायरमेंट इस वाले एरिया के कंपैरिजन में अलग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस वाले एरिया में क्या है, डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा गर्मी मानी जाती है, वाइल इस वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे ठंड है, ठीक है, कोल्ड है, क्योंकि यहाँ पर हिमालयाज़ हैं, ठीक है। हिमालय की वजह से, बर्फ़ की वजह से ये वाला एरिया जो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, लोगों की फेवरेट टूरिस्ट जगह आ जाती है। वाइल ये वाला एरिया काफ़ी डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट जो है इंडिया का माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा धूप यहाँ पर पड़ती है, रेगिस्तान है, अलग अलग। देखो यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन देख रहे हो ना, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएशन देख रहे हो ना, कि हालांकि ये है एक ही, देश एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह के अलग अलग कंडीशन है। ओके, किसी किसी जगह पे राइस उगाने के लिए सही टेम्परेचर होता है, सही इन्वायरमेंट होता है, कहीं कहीं अलग होता है। जैसे कि अगर आप बात करो जम्मू कश्मीर की, ठीक है, तो हर एक जगह का अलग अलग, मतलब इतना दूर दूर नहीं, इवन कि एक एक पर्टिकुलर जगह 2 3 5 10 20 30 किलोमीटर के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलती हैं। आप बात कर लो कश्मीर की, जिसमें जैसे कश्मीर की अगर बात कर लो, तो कश्मीर में क्या कश्मीर किसके लिए जाना जाता है, तो कश्मीर जाना जाता है एप्पल्स के लिए, ठीक है। वाइल एज अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में एप्पल्स नहीं होते, वहाँ पर एप्रिकॉट के लिए जाना जाता है, ठीक है, खुबानी जिसको हम बोलते हैं। जम्मू कश्मीर, वाइल एज अगर हम जम्मू की बात करें, तो जम्मू किसके लिए जाना जाता है, मैंगो आम की वजह से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है एक ही टेरिटरी, देखो जम्मू कश्मीर एक ही टेरिटरी है, बट एक जगह में भी तीनों जगहों पे अलग अलग वेरिएशन है, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट का वेरिएशन, हर जगह पे सेम नहीं होता इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल और द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ रीजन में, जैसे बताया, ठीक है।
तो फिजिकल इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं जो है इन सभी चीज तीनों कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। सो व्हाट इज फिजिकल इन्वायरमेंट? फिजिकल इन्वायरमेंट होता क्या है कि जो इफेक्ट कर रहा है? तो फिजिकल एनवायरनमेंट इज प्रिवेलिंग नेचुरल कंडीशन। देखो नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक कंडीशन कंप्राइजिंग द लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, नॉर्मल बहुत है, देखिए जल, पानी और लैंड मतलब धरती। ठीक है, द लैंड में कंसिस्ट ऑफ माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स। ठीक है, लैंड में हम जब बात करें तो क्या क्या हमको देखने को मिलता है? पहाड़ मिलते हैं, ठीक है, पठार मिलते हैं, प्लेन्स मिलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मैदान मिलते हैं, घाटियाँ मिलती हैं। वाटर की अगर हम बात करें तो क्या मिलेंगे? कुएं मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे सुबह तालाब मिलेंगे, ओशंस मिलेंगे बड़े बड़ी, ठीक है, लेक्स, रिवर्स, नदियाँ मिलेंगी। एयर में अगर हम बात करें तो क्या मिलता है हमको? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये देखो तीनों प्रकार के जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, सॉरी फिजिकल इन्वायरमेंट की जो नेचुरल कंडीशन तीनों टाइप की अलग अलग प्रकार से ह्यूमन पे इन्फ्लुएंस डालती है। ओके, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है? बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको जैसे बताया, बायो का मतलब क्या हो गया? बायो का मतलब हो गया लाइफ। तो जब भी बायो कहीं ना कहीं इस शब्द में आ जाएगा तो समझ लेना लाइफ के रिलेटेड है, बोल रहे हैं कुछ। ओके, these two components of physical and biological environment are interdependent. They cannot separate together. Okay, they are which interact the interaction all time. A change in physical or natural environment brings in the biological environment. Okay, so यहाँ पर अब मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। ओके, ये देखो ये सो देखो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट बताए मैं तीन, ठीक है, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन ए और ह्यूमन मेड। यहाँ आप इसको बोलते बायोलॉजिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो ये है, इस फिगर को आप देख लेना, एनसीईआरटी की भी फिगर है। देखो मैं सोचा एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की फिगर ही ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ पर एक स्लाइड मिसिंग है गाइस, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। ओके, सो एक मिनट, यहाँ पर एक स्लाइड मिसिंग है, दैट इज इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 स्फीयर्स। ठीक है, 4 स्फीयर्स। वो कौन कौन से हैं? वो हैं लिथोस्फीयर, ठीक है, उसके बाद आया एटमॉस्फेयर, ओके, उसके बाद आया हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद आया बायोस्फीयर। तो ये तीनों स्फीयर्स हैं इन्वायरमेंट के। ओके, तो लिथोस्फीयर से हो गया लैंड, एटमॉस्फेयर से हो गया एयर शामिल हो, तो हाइड्रोस्फीयर से हो गया वाटर, और बायोस्फीयर से हो गया लिविंग बींग्स। ओके, नाउ लिथोस्फीयर अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखो ये देखो, कि अगर हम धरती की बात करें अगर ऐसी, तो ये अगर लिथोस्फीयर है तो उसके अंदर भी जाके देखो यहाँ पर सेंटर में है हमारा धरती की जो ये भी डिवाइडेड है। देखो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, क्रस्ट की कितनी गहराई होती है? 35 किलोमीटर। ठीक है, मेंटल की कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, और कोर की कितनी होती है? 3500 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर धरती के अंदर जाते हुए भी बड़ी ज़्यादा लेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्रस्ट, मेंटल, कोर। बट जो ऊपर वाला ऊपरी परत है, ठीक है, जहाँ पर आप पत्थर मटेरियल वगैरह है, ठीक है, पत्थर, धूल, मिट्टी, कंकड़, मिनरल्स हैं, वो ऊपर वाली लेयर है जिसपे उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। समझे? ओके, लिथोस्फीयर इज द लेयर ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक मटेरियल्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया पथरी वाले इलाके जहाँ पर धरती, लैंड है, ठीक है, पहाड़ वगैरह है, पेड़ है, मतलब जमीन बोल सकते हो आप, ठीक है, कंफ्यूजन है जमीन। ठीक है, एक्सटेंडिंग बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन बेसिस। ना अगर बात करो, अगर लेट करो एक ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया पहाड़ वगैरह ये वाला इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका ओशंस। तो यहाँ पर लिथोस्फीयर की बात क्या हो रही है? व्हाट इज लिथोस्फीयर? द अपर मोस्ट एरिया, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। सो वेदर वो एक उसके ऊपर पहाड़ हो, एक पठार हो, एक प्लेन हो, एक रिवर हो, या फिर एक समुद्र हो। देखो समुद्र के नीचे भी क्या होती है? जमीन होती है ना, जमीन के ऊपर ही तो समुद्र है। ठीक है, समुद्र हवा में तो नहीं है। सो एक ऐसी लेयर जो कि वेदर वो रॉकी मटेरियल्स के नीचे हो या फिर समुद्र के नीचे हो, है वो लिथोस्फीयर ही समझना। ठीक है, क्योंकि देखो पानी भी तो हवा में नहीं है गाइस। देखो यहाँ पर बात करें, ये देखो यहाँ पर पानी बताया, बट ये भी हवा में नहीं है। देखो किसके ऊपर? लैंड के ऊपर ही है ना। यहाँ देखो नीचे तो लैंड ही है, लैंड के ऊपर जहाँ पर एक खड्डे बने वहाँ पर पानी, ओशन भर गया हुआ है। समझे? देखो यहाँ पर लैंड बताइए, यहाँ पर देखो रॉकी माउंटेन्स बताया हुआ है, यहाँ पर पानी बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज 100 किलोमीटर।
लिथोस्फीयर की 100 किलोमीटर एवरेज थिकनेस बताइए। लिथोस्फीयर कंपोज ऑफ किस से बनी? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आता है। तो लिथोस्फीयर किससे बनती है गाइस? सिलिका और एल्यूमिनियम से बनती है। किससे बनती है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और इसको सी आल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सी आल? क्योंकि देखो सिलिका का एस आई स्टार्टिंग वाले वर्ड ना एस आई, और एल्यूमिनियम का स्टार्टिंग वाले वर्ड ए एल, ठीक है, ए एल क्या बनता है? सी आल। तो किस किस मिनरल से बनती है गाइस ये? तो वो बोलते हैं सिलिका एंड एल्यूमिनियम, दैट इज सियाल। ओके, बट जो सियाल है देखो सी, एक मिनट, सियाल, तो ये कौन से एरिया में पड़ती है? ये लैंड वाले टेरिटरी में पड़ती है, ठीक है, लैंड वाले लिथोस्फीयर जहाँ रॉकी पत्थर वाला इलाका है। बट अगर हम इसी की बात करें हम ओशन बेसिस की, ओशन की बेसिस, तो जो ओशन में भी अब ऐसे नहीं है कि पत्थर वगैरह नहीं होते, ओशन में भी रॉकी एरिया होता है। ओशन में भी मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर भी ऐसा नहीं है, पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, पहाड़ी पथरीले इलाके होते हैं। तो देखो नीचे तो लैंड ही है ना भाई, नीचे लैंड है, लैंड के ऊपर पानी है कि तो पानी इतना ऊपर राइज हो चुका है कि यहाँ पर इसके नीचे जो पत्थर वगैरह, मिट्टी धूल पर जो पेड़ होंगे वो नहीं दिखते होंगे। इसका मतलब ऐसा है ना कि ओशन के अंदर कुछ नहीं है, ओशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा मटीरियल, बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, ठीक है। तो जो ओशन के अंदर वाला एरिया है, देखो यहाँ मुझे लग नहीं रहा आपको समझ आ रही है, देखो मैं आपको देखो, अच्छा ये आ गया आपका लैंड, लैंड नॉर्मल लैंड समझना, ठीक है, समझ लिया नॉर्मल लैंड। अच्छा अब इस लैंड पे देखो, लेट कर लो ये कैसा होगा, यहाँ पर ये गहरा खड्डा है थोड़ा, ठीक है, मतलब गहराई है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पहाड़, लेट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, पहाड़ आ गया, ठीक है। अब ये प्लेन एरिया है आपका, ओके। अब क्या हो गया, गर्मी बढ़ गई और पहाड़ से बारिश होकर पानी आ गया और नदियों से भर भर के कहाँ चला गया? ओशन में चला गया, ठीक है, ओशन में चला गया। ओशन तो इतना है, बट अब क्या हो गया, पानी और आने की वजह से, ग्लेशियर पिघलने की वजह से इसका क्या हो गया, हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। और इस हाइट बढ़ने की वजह से जो यहाँ पर पहाड़ वगैरह जो थे, पहले पथरीले इलाके थे, वो क्या हो गए, पानी के अंदर आ गए ना, आ गया ना पानी के अंदर, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ गया, राइस बढ़ गया और ये इसके अंदर आ गए। अब ऐसा तो है नहीं कि जब पानी के अंदर चला गया तो ये कहीं कहीं खत्म हो गया होंगे, घुल जाएंगे पानी में, ऑब्वियसली नहीं घुलेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। और देखो वहीं के वहीं तो रहेंगे, बट इसमें इसके साथ जो मिनरल थे इसके अंदर के, जो यहाँ के उसके और जो मटेरियल था वो भी वहीं पर रहेगा। तो आप देखो, आप समझ गए होंगे आई होप ना, अभी हमने इंडायरेक्टली ये वाली समझी है। तो जो लैंड वाला मटेरियल होता है, जो लैंड वाला इसके मिनरल्स होते हैं उसको बोलते हैं सी आल, ठीक है। लिथोस्फीयर के जो लैंड वाले मिनरल होते हैं उसको बोलते हैं सी आल। और जो ओशन के नीचे वाला लिथोस्फीयर है और ओशन की जो वाली टेरिटरी है, ओशन के अंदर से जो हमको मिलता है टेरिटरी, ओशन के अंदर से जो टेरिटरी के अंदर से जो हमको मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीमा। देखो सीमा दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो सिलिका का एस आई एंड मैग्नीशियम का एम ए, ठीक है, सीमा बनता है। देखो समझे, बहुत आई होप कि आप समझ गए होंगे कंसेप्ट आप। देखो तो फिर अगर बात करें सी ऑल इक्वल्स टू लैंड, ठीक है, सी मा इक्वल्स टू पानी, मतलब ओशन बोल सकते हो, ठीक है। ओके, the crusty part of Earth consists of a variety of rocks about which we will read later. The lithosphere is the sphere which provide us land to settle soil for plants and the source of mineral wealth. जैसा कि मैंने आपको बताया, लिथोस्फीयर एक ऐसी स्फीयर जो हमको लैंड देती है रहने के लिए, पेड़ों को मिट्टी देती है ताकि मतलब वो सर्वाइव तक कर सकें, और हमको बहुत सारे मिनरल वेल्थ भी दे देती है। ओके गाइस, तो लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें तो लिथोस्फीयर जो एक ग्रीक वर्ड से बन के मिला है, ठीक है, लिथोस, जिसका मतलब क्या होता है, रॉकी। नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर, ठीक है, थिन लेयर ऑफ एयर दैट इन्वॉल्व्स अवर अर्थ। इट इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर, चेंज टेक प्लेस एवरी आवर। क्योंकि देखो बहुत सारे, देखो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है गाइस, स्टैटिक नहीं है, कुछ छोटा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। सो दैट इज़ वाई एवरी आवर में चेंज होती है। अब देखो अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊँ तो 2-3 घंटे पहले अभी इतनी बारिश हो रही थी, अभी फिर से वापस से देखो धूप निकल चुकी है। सो वेरी डायनामिक। These changes in the atmosphere produce weather which affect us both directly and indirectly. Obviously, ठीक है, धूप कभी बारिश, कभी धूप, कभी गुम्मा, कभी ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे एंड ऑल दैट, कभी छाया कभी धूप, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन को इफेक्ट करती ही रहती है। द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म एट तो इट्स विड्थ, मैंने आपको बताया था, ठीक है।
यूनिफॉर्म नहीं रहता है। There are several layers about which you will read in the later chapter. Okay, the atmosphere provides a setting in which all form of life are created and just sustained. The force of gravity extended by the earth hold that atmosphere around it. The atmosphere protects us from scorching heat and harmful ultraviolet rays. देखो लास्ट की 3 लाइनों में इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है ना इसमें, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया। देखो पहले मैंने आपको क्लियर किया। अच्छा अब हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो ये हमारी आई क्या, देखो ड्राइंग यहाँ पर थोड़ी सी मेरी गलत बन सकती है गाइस, उस पर बेसिस पे मुझे जज ना कीजिएगा। चलो ऐसे लेगा यार, देखो ये हमारा आ गया एटमॉस्फेयर, जो हमारा आ गया अर्थ। अब अर्थ के आसपास क्या है, अर्थ के आसपास अगर हम बात करते हैं 4 स्फीयर्स की, अगर हमारे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट के अगर 4 स्फीयर्स है, कौन कौन से हैं, लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, आपका आ गया एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है, अभी हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, ठीक है, जो है लैंड। अच्छा अब हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक गैसेस का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा झुंड है, झुंड सॉरी, एक बंच ऑफ गैसेस है, एक ऐसी एटमॉस्फेयर जो हमारी अर्थ के अराउंड एक ऐसा थिन लेयर है जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल है आज, इसकी वजह से ही है, मैंने बताया ना। बाकी और प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें उनका एटमॉस्फेयर ही नहीं है, हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एक थिन लेयर है गैसेस की जो हमको प्रोटेक्ट करती रहती है। अगर हम बात करें सूर्यदेव, तो आपको क्या लगता है सूर्यदेव इतने अच्छे, सूर्यदेव का प्रभाव इतना नॉर्मल है कि भाई उनकी धूप पड़ती है और मतलब हम रह जाएं। अगर मैं बोल रहा हूँ सूर्यदेव की जो है डायरेक्ट किरणें इंसानों पे पड़ जाएं, डायरेक्ट किरणें इंसानों पे पड़ जाएं, अगर इन्वायरमेंट ना हो, अगर एटमॉस्फेयर ना हो, तो ह्यूमन खत्म है, समझ लेना मेरी बात, समझे। क्योंकि अगर हम बात करें अल्ट्रा वायलेट रेज की, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और उससे हमको कौन बचाता है, ओजोन लेयर बचाता है, जो किसमें होता है, जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, आगे जाके हम पढ़ेंगे, बहुत ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूरज की किरणें उस जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो हमारे लिए छाननी के जैसे काम करते हैं। जैसे हम आटा छानते हैं ना, आटा छानते हैं तो बाद में उससे ऊपर कोई भी थोड़ी मिट्टी या कीड़े वगैरह या फिर जो भूसा रह ही जाता है, तो वह वो और साफ आटा नीचे गिर जाता है छाने। सो वैसे ही सूरज की किरणें बिल्कुल प्योर नहीं आती हैं गाइस, उसमें बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं जो कि ह्यूमन के लिए, अगर हम डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर पड़े तो कैंसर हो सकता है ह्यूमन को, इतनी ज़्यादा। नेक्स्ट क्रिश मूवी देखिए ना, उसमें जब वो ऊर्जा आता है तो बाद में क्रिश क्रिश के जो पिता होते हैं रोहित, वो सामने रहते हैं और उनकी बॉडी को फाड़ के वो लाइट पड़ रही होती है रोहित के ऊपर, ठीक है, जो उसको एक ऊर्जा दे रही होती है नई वाली, बट रोहित की जो बॉडी है वहाँ पर जो है एक छानने की तरह काम करती है। सो इसी तरह से जो गाइज ओजोन लेयर है वो हमारे अर्थ के लिए एक छाननी की तरह काम कर रही है, बट आज के ज़माने के बढ़ते हुए CFC UFC की वजह से, HFC की वजह से हम वो डिप्लीट होती जा रही है। और देखो कहीं ना कहीं जो हम काले वह हम बोलते हैं ना, हम आजकल धूप में जो बाहर काले हो रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, रैशेज निकल रहे हैं, सन बर्न्स हो रहे हैं, तो उसी की वजह से हो रहे हैं। हम ह्यूमंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गाइस, ठीक है, अपने वाले काम से हम खुद अपने लिए करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। चलो छोड़ो, मैं आपको बता रहा था एटमॉस्फेयर की मैंने, ठीक है, तो ये है हमारा एटमॉस्फेयर। 1 मिनट रुकना थोड़ा, अच्छा चलेगी ये सारी, अच्छा तो एटमॉस्फेयर को एक थिन लेयर हमारा जो है थिन लेयर ऑफ गैसेज ने बनाया हुआ है। अच्छा अब हमारी बात है, अगर हम बात कर रहे हैं गैसेज, अगर ये गैसेज है, ये एयर, तो ये उड़ क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं उड़ती है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने जो है इसको पकड़ के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है एटमॉस्फेयर को, ताकि उड़ ना जाए कहीं, नहीं तो आज तक आसमान में उड़ नहीं जाता। उसकी वजह से जो है आसमान में एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह लगी हुई है, जिसकी वजह से ये सारा एटमॉस्फेयर जो है चिपका हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है, अब सन की रेज आई, ठीक है, ओजोन लेयर से पास होकर अर्थ के साथ टकराई, अर्थ के साथ टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई, और उसके बाद जो ये एटमॉस्फेयर है गैसेज, उनके बीच जब वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और कुछ वाटर वेपर्स जो हैं, ड्रॉपलेट जो हैं, डस्ट पार्टिकल जो हैं हमारे आसमान में हैं, उनको पकड़ लेते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा आसपास का एरिया होता है वो गर्मी बढ़ जाती है, समझे। अब मैंने समझो कि आगे जाके समझेगा, मैं नॉर्मल का साइड बता रहा, समझे। अच्छा एटमॉस्फेयर समझ गया ना कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे अर्थ के पास जो थिन लेयर ऑफ गैसेज है, ठीक है, जो हमारे सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, एक ग्रुप ऑफ गैसेज, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑल दैट गैसेज, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और वो एटमॉस्फेयर जो है किसने होल्ड करके रखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। ओके, और एटमॉस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको हार्मफुल इफेक्ट से, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ओके, नेक्स्ट आ गया हाइड्रोस्फीयर अगर हम जब बात करें तो सबसे पहले होने पड़ा हुआ कि अब वाटर का फार्मूला क्या है, दैट इज H2O, ठीक है, तो हाइड्रोजन
H2O हाइड्रो जब हम सुनते हैं मतलब वाटर समझ लेना, ठीक है, हाइड्रो का ये फॉर्मूला। अच्छा नेक्स्ट कह रहे हैं हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया पानी से रिलेटेड है समथिंग। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर इज पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। देखो वाटर का, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर एक ऐसा लेयर है अर्थ की जो कि पानी से कवर है, ठीक है, मतलब हाइड्रोस्फीयर इज लाइक वाटर, वाटर वाली लेयर, ठीक है, रिवर लेक सीज एंड ओशन फ्रॉम दिस स्फीयर। ओके मोर देन 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ओके अगर लेट को लो अगर ये अर्थ है तो अर्थ का जो है 70% पार्ट का ये वाला इतना ये वाला पार्ट जो है अर्थ का कवर्ड है, सिर्फ 30% जो है लैंड बची हुई है। अच्छा कॉन्टिनेंट्स आर लाइक वास्ट आइलैंड फ्लोटिंग इन द ओशंस। तो कॉन्टिनेंट अगर हम बात करें, देखो ये अर्थ है वो 70% जो है पानी ही पानी है, तो लेट को लो जैसे ये वाला कॉन्टिनेंट आ गया हमारा अफ्रीका, ठीक है, ये वाला अफ्रीका ऐसा ही कुछ है, ठीक है, अफ्रीका अगर हम बात करें ऐसा है, तो अफ्रीका को अगर हम बोले और आसपास उसका क्या है ओशन है, ठीक है, ओशन है, तो क्या बोल सकते हैं हम अफ्रीका इज़ लाइक इतना बड़ा ओशन है अगर इस आसपास, तो अफ्रीका इज़ लाइक आइलैंड, उसके बीच एक इतना बड़े सी लैंड के बीच एक आइलैंड है जो कि एक तैर रहा है, तैरता, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर ये बताया कि कॉन्टिनेंट्स एक इतने बड़े बड़े समुद्र के बीच आइलैंड लगते हैं कि जो तैरते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड ओशंस आर द मेजर लिंक बिटवीन द लैंड मासेस, ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर आपका ये लगा अफ्रीका, अगर आप पहले की ज़माने की वजह हम आगे जाकर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि ओशंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रेड रूट्स में। तो यहाँ पर जैसे लेट को लो ये अफ्रीका आ गया, ठीक है, और ये हमारा आ गया एशिया का हमारा अपना आ गया इलाका इंडिया आ गया, तो ये देखो इन दोनों के बीच क्या है समुद्र है। अगर हम बात करें इसके पर्टिकुलर तो यहाँ पर आता था हमारा अरेबिक सी और यहाँ पर नीचे इंडियन ओशन आता है, तो ये इंडियन ओशन, ये लेक, ये सी, ये ओशन ही जो है ये लिंक है इन दोनों के बीच में। अगर हम लेट कर लो रोड नहीं है, अगर एग्जामिनेशन लेते हैं कि रोड जो है वो नहीं है, ठीक है, एयर जो है एयर रूट जो है वो भी नहीं है, ओके लैंड रूट भी नहीं है, सो ओशन ही एक ऐसी चीज़ बचती है उसके बाद जो एक ओशन इज द मेजर लिंक्स बिटवीन द लैंड मासेस, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो है लिंक्स दे कैन आल्सो वर्क एज अ लिंक। ओके वाटर सपोर्ट्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, हर फॉर्म को वाटर सपोर्ट करता है, मतलब पानी जो है सबके लिए ज़रूरी ही है अर्थ पे, ओके सर्वाइवल के लिए। बिसाइड वाटर हैज़ अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ रीजन नियर कोस्ट। ओशन प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ फूड एंड मिनरल्स इवन इन सीड बेड डिपॉजिट। अच्छा सो यहाँ पर वाटर के बारे में बताइए कि किस तरह से वो इफेक्ट करता है अलग अलग जगह पे, समुद्र के पास वाली जगहों पे थोड़ा सा जैसे लट लो ये वाली एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर पास में समुद्र होगा तो क्या होगा, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं होंगी, ओके, जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी बढ़ेगा, राइज बढ़ेगा और यहाँ पर इन लोगों को थोड़ा बाढ़ वगैरह आने का खतरा होगा, इस तरह से बताया हुआ है। ओके नेक्स्ट आ गया लास्ट पे हमारा था बायोस्फीयर। ना अगर हम बात करें बायोस्फीयर की तो क्या होता है, बायोस्फीयर इज अ नैरो स्फीयर ऑफ अर्थ विच कंटेन लाइफ एक ऐसा एरिया, एक छोटा सा ऐसा एरिया जिसमें लाइफ है। देखो 70% तो है पानी ने लिया हुआ है, जो 30% बचा 71%, एक मिनट 71 है या 70 है, 71 है, ठीक है, तो वही 29% बचा लैंड ने लिया हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करें 71% जो है वो किसने लिया हुआ है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर ने, और 29% जो बचता है क्या बचा, लैंड बचा, और इस 29% में ही जो है ह्यूमन बीइंग लाइफ जो है, नॉट ह्यूमन बीइंग लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो इट इज़ अ वेरी नैरो एरिया। इस स्फीयर में क्या हमको मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर मिलता है, ठीक है। बायोस्फीयर एक ऐसी स्फीयर है जिसमें हमको तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता है, ऑब्वियसली तभी तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा, चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा तभी तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट पॉसिबल होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म be it plants or animals on the earth are found on the near surface of the land water। अच्छा आगे नेक्स्ट अर्थ possesses diversification process which has given rise to different species। ओके डाइवर्सिटी देखो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, डाइवर्सिटी इज द मेजर फीचर ऑफ द अर्थ। सो उसी की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राणी हैं, ओके उसी की जगह से अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीशीज़ है, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, द वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज, ठीक है, जिसमें आपकी आगे चींटियाँ, हाथी, शेर, चीता, इंसान, जानवर, अलग अलग जो स्पीशीज हैं जो सर्वाइव कर रही हैं, जो रह रही है, डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम बोलते हैं ना कि सर रह रहे हैं साथ में इकट्ठा, तो इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है, अलग अलग प्राणियों के स्पीशीज़, अलग अलग वेराइटी, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अलग अलग एरिया में जाओ तो आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है, अलग अलग प्राणी, अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। मैं क्या, मैन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है, जो बायोस्फीयर का जो मैन है इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैन क्यों, मैन ही क्यों,
क्योंकि देखो मैन अगर हम बात करें तो जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो डोमिनेट थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो जिसके हिसाब से बताते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन गन पाउडर की वजह से ना, गन पाउडर से मतलब समझते हो बाई फोर्स, ठीक है, और ऑल दैट, उन चीज़ों की वजह से आज के टाइम पे जो इन्वायरमेंट को है, किसको, इन्वायरमेंट को डोमिनेट कर सकता है। दैट इज वाई ह्यूमन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन बायोस्फीयर बिकॉज इट कैन इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। ओके, they are product of their environment but are capable of influencing and changing the earth through the activities, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। it is the high time now when we have to learn to live harmoniously without causing the अच्छा, अब वही बोल रहा कि अब हमारा समय आ चुका है कि भाई हमको साथ में रहना है एक दूसरे के साथ विदाउट दूसरे को डैमेज करके हुए। अच्छा, लगा देखो ये भी दिखाना चाहता हूँ आपको, देखो ये भी बड़ी ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट इमेज है। देखो एटमॉस्फेयर आ गया, देखो ना मैंने कहा था आसमानी एयर वाला, हाइड्रोस्फेयर पानी, देखो लिथोस्फेयर लैंड वाला, और बायोस्फेयर कैसा, बायोस्फेयर कैसा पॉइंट, देखो बायोस्फेयर को इन्होंने कैसा पॉइंट बताया हुआ, देखो ये गोल सर्कल दिख रहा है आपको, ये देखो आप गोल सर्कल में यहाँ देखो लिथोस्फेयर का लैंड भी आ गया, एटमॉस्फेयर का एयर भी आ गया, हाइड्रोस्फेयर का वाटर भी आ गया, और बीच में आ गया बायोस्फेयर। सो दे तीनों के तीनों जो है, तीनों के तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वाई शुड वी प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पेपरों में भी कहीं पूछा ही जाता है, जब बड़े बड़े नॉट सिर्फ 5th 7th 8th 11th 12th की अगर आपने EVS रखी है तो वहाँ पर भी पूछा जाता है कि वाई शुड वी प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट। गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो में बने हो तो इसको पढ़े के जाना गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने आज पढ़ लिया तो आपकी बड़ा ज़्यादा कंसेप्ट हो गया। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कमेंट मज़े पढ़ने में आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है, एक एक बार पढ़ने में याद हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन्वायरमेंट इज द बेसिक सिस्टम ऑफ लाइफ। एक मिनट है, क्या क्या चल के नहीं रहा, अच्छा ठीक है। सो इन्वायरमेंट इज द बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट प्रोवाइड एयर वी ब्रीथ, ठीक है। ये इन्वायरमेंट हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है, एयर जो कि हम सांस लेते हैं, द वाटर पानी हम पीते हैं, द फूड जो हम खाना खाते हैं, एंड द लैंड जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ दे रहा है इन्वायरमेंट यार गाइस, फिर भी जो ह्यूमन है वो अपना वही कंजूसी, वही सब कुछ वही अर्थ को डोमिनेट करना। यार मैं बोलता हूँ अगर चलो पेड़ काटना हमको हमारी ज़रूरी है, हमारी मजबूरी है, तो अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो आपको 2 पेड़ लगाने भी ज़रूरी हैं यार गाइस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे, it provides natural resources such as wood, fuel, energy, mineral. Most of the human activities affect the environment in our way and another. Many parts of the environment have been badly damaged or used by wrong use resources like forest, pasture, farms and water body। मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। ओवर यूज की वजह से जो हम इन सारी चीज़ों को खत्म करते जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है गाइज। मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन ये सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट की नेचुरल की हमको एक म्यूजियम में रखनी पड़ेंगी हमारे आने वाले भविष्य को दिखाने के लिए कि भाई ये एक पेड़ होता है, ठीक है, ये भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। आज के समय में भी कितनी सारी चीज़ें लुप्त हो गई हैं। सो फिर बाद में हमको उस जगह को नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना पड़ता है। सो क्यों हम ऐसे काम करें, क्यों हम ऐसी हरकतें करें गाइस कि उस सब को बनाना पड़े। हर एक देखो, अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल की, तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि क्या आपकी अर्थ हेल्थी है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया जो है, हर कंट्री का जो है एरिया 33% एरिया जो फॉरेस्ट वाला होना चाहिए। और हमारा इंडिया का कितना है गाइस पता है? इंडिया का 22% एरिया जो फॉरेस्ट का है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की नंबर 1 पे है। देख रहे हो क्या कंडीशन हुई होगी, क्या कंडीशन है, सोच सकते हो। बड़ी वर्स्ट कंडीशन है गाइस, जो हमारा आने वाला यूथ है उसी के हाथ में फ्यूचर है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं इन्वायरमेंट के, तुम्हारा ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है सबसे पहला, हो गया। नहीं भी इन्वायरमेंट से जुड़ो, कोई भी स्टूडेंट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया गाइस, देखो मरने से पहले मैं बोलता हूँ हर एक इंसान को ना कम से कम अपनी जितने उसकी उम्र उतने पेड़ जरूर लगाने चाहिए, ताकि बाद में कोई शक नहीं रहे कि भाई जितना मैं ज़िंदगी में रहा हूँ इस दुनिया पर, जितना मैं अर्थ पर रहा हूँ, एटलीस्ट मैंने उसका 1% तो उसको वापस दिया है गाइस। इन्वायरमेंट हमको बहुत कुछ दिया है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ गाइस। क्योंकि देखो ये मुझे याद है जब हम 8th में पढ़ते थे तो हमारे एक मैम थे, उन्होंने हमको खड़े को प्लेज दिलवाई थी, एक्चुअली कसम दिलवाई कि हम हर बर्थडे पे अपने हर बर्थडे पे एक पेड़ लगाएंगे। और आज तक वो आती चलती है कि जब भी बर्थडे आया हुआ पर्सनली मैंने तो मतलब एक पेड़ लगाया हुआ साल में 100, तो एक सेटिस्फेक्शन रहती है, दिल में खुशी रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस कमीशन पे चलेंगे आगे गए। बाकी कोई फोर्स तो ऑब्वियसली करता नहीं, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे जिसकी सोच, क्या बोल सकते हैं। If we continue to do so, the damage will be irreparable and consequences will be very serious. Our existence will be stake. सामने देखो कितनी बात लिखी है, तो वैसी वाली बात होगी ना गाइस कि सामने लिखा कि भाई अगर सिगरेट पीने, तंबाकू पीने, शराब पीने से भाई मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है, बड़ी बुरी हालत हो सकती है, फिर भी पीनी ही पीनी है, फिर क्या बोलूँ मैं, फिर क्या ही बोल सकते हैं हम। ओके, वी मस्ट नो दैट
द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर नॉट स्टैटिक। हमने जैसे कि पहले पढ़ा कि जो इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स और स्टैटिक नहीं है, अलग अलग वेरी करते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, टोपोग्राफी के हिसाब से। दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ चेंजेस, ठीक है, दी चेंजेस मे बी स्लो बट समटाइम्स आर वेरी सडन एज वेल। ओके, नाउ देखो लास्ट पे हम एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखो जरूरी है इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। मोड नो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब बनाते हैं? 5 जून को, इंपॉर्टेंट है, नोट रखिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे गाइस देखो सबको वैलेंटाइंस डे, किस डे, चॉकलेट डे एंड ये सारे डे याद होते हैं। देखो ये डे अगर हम किसी से पूछ लें वैसे नॉर्मल स्टूडेंट है तो उनकी बस की बात बाहर हो जाती है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। हो सबकी एज अ स्टूडेंट आपको कसम से कम जो है नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो है अपने पहले अपने देश के बारे में तो पता कर लो यार। आजकल के जब बच्चों को मैं कैसे BTS देखता हूँ, ब्लैक पिंक वीडियो देखता हूँ ना, तो बड़ा दिल में दुख होता है कि मतलब क्या है हमारा विश्व, हमारे वो जो बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी करवाने में इतनी मेहनत, इतने अपने बलिदान दे दिया, सारा कसम से पानी पानी कर दिया। कुछ नहीं बोल सकते हम, क्या बोलूँ मैं। ओके, ज़्यादा सीरियस हो गया कुछ, चलो। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को मनाते हैं। अर्थ डे हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम 4 अक्टूबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाते हैं। सो गाइस जिस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम पे डे टू डे अपने स्टोरी डालते रहते हो, तो इन दिनों हर एक चीज़ के बारे में कम से कम जो है वो स्टोरियाँ डाल दिया करो कि आज वर्ल्ड ओजोन डे है, आज फॉरेस्ट्री डे है, ठीक है, किसी और को भी पता लग जाए। चलो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो थिन लेयर ऑफ एयर दैट इन्फ्लुएंस ओवर अर्थ, ठीक है, एक ऐसी थिन लेयर एयर्स की जो कि हमारे अर्थ के अराउंड है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है स्पेशीज की वाइड लेवल रेंजेस। और बायोडाइवर्सिटी का आप इतना मतलब समझ सकते हो कि अगर हम मार्केट में गए और वैरायटी, भाई एक सूट है, ये बड़ा सूट अच्छा है, मुझे भी वैरायटी में चाहिए, ब्लू में भी चाहिए, ब्लैक में भी चाहिए, रेड में भी चाहिए, येलो वाला भी चाहिए, सेम साइज में चाहिए, ऊपर वाले साइज में चाहिए, एक साइज नीचे चाहिए, डबल एक्सल में चाहिए, ये डिज़ाइन, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी मतलब। ओके, बायोस्फीयर का मतलब होता है नैरोस्फीयर वेयर अर्थ विच कंटेन लाइफ, मतलब एक ऐसा है जहाँ पर लाइफ है, बायोस्फीयर। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें सराउंडिंग ऑफ जो सराउंडिंग किसकी, ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग, कम्युनिटी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर की ऐसी बात करें कवर बाई वाटर, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी लेयर, एक ऐसा टेरिटरी जो कि पानी से कवर्ड हो, ठीक है, कवर्ड बाई वाटर। नेक्स्ट क्या है? लिथोस्फीयर, मैंने आपको बताया हुआ रॉकी मटेरियल वाला एरिया, अर्थ कंसिस्ट ऑफ रॉक मटेरियल। सीमा मैंने आपको बताया था, सीमा, ठीक है, ओशनिक, ओशन बेसिस के हिसाब से जो ओशन के सीमा, फिर मैं आपको बताना पड़ेगा, देखो सीमा दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम कहाँ पर पाया जाता है? ओशनिक बेसिन पे पाया जाता है। ओशन के नीचे जो धरती है लेयर लिथोस्फीयर उसके ऊपर पाया जाता है सीमा। सी आल कहाँ पर पाया जाता है? लैंड रॉकी एरिया में पाया जाता है। ओके, अच्छा ये एक्सरसाइज है गाइस, आप ये थोड़ा खुद कर भी लेना। आई होप कि बहुत सिंपल है ये, तो मतलब सामने निकाल ले लोगे आप। इन्वायरमेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था लैंड वाटर एयर। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन मेड, मैंने बताया था व्हाई वी शुड प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट, लास्ट वाला में मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच आर फॉलोइंग इज द थ्रेट टू इन्वायरमेंट, खुद आपको क्या लगता है इसमें से क्या प्लांट उगाना थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए, क्रॉप्स उगाना थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए? ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन ही तो है, ठीक है। विच आर फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसमें देखो कितना आसान है। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, जो जिंदा है, ठीक है, प्लांट्स हैं जिंदा है, ठीक है, एनिमल्स हैं जिंदा है। क्या लैंड जिंदा होती है? लैंड क्या है? एक नॉन एबायोटिक कंपोनेंट एनवायरमेंट का, ऑब्वियसली ये, ठीक है। तो भाई ये एक्सरसाइज करने की, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसे पसंद लगी, ठीक है, बीच में थोड़ा सा इमोशनल आगे से बाहर, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। क्षमा प्रार्थी क्या है गाइज? उसके लिए आप भी थोड़ा सा मोटिवेट रहो, थोड़ा आप भी पावर रहो, कुछ करो इन्वायरमेंट के लिए जिस पर रह रहे हो। ओके, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय। बताइए वीडियो कैसे लगी, बताना ज़रूर, ठीक है।